अच्छा भाई। माननीय सीपी जोशी साहब, जो हमारे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर भी हैं और राजस्थान सीपीए ब्रांच के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्राप्त कराया कि मैं इस विधानमंडल के सभी साथियों और भूतपूर्व जो हमारे साथी उनके सामने अपनी कुछ बात रख सकूं। जनाब गुलाब चंद कटारिया साहब, लीडर अपोजिशन और वाइस प्रेसिडेंट सीपीए, मैं कई दशकों से आपको जानता भी हूँ, सुनता भी हूँ, एक दूसरे के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। सैम लोधा साहब, एमएलए और सीपीए के सेक्रेटरी, मेरे सभी विधायकगण साथियों, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, विपक्ष के हों, विधायक हैं और हमारे भूतपूर्व विधायक हों, मुझे बहुत ही खुशी है, जैसे विपक्ष के नेता ने अभी बताया कि सीपीए के बारे में सुनते थे, चुनाव होते थे, पदाधिकारी होते थे, लेकिन कहाँ हैं, क्या करते हैं और इसका लक्ष्य क्या है, किसी को मालूम नहीं। मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दफ़ा अवसर प्राप्त हुआ सीपीए की मीटिंगें अटेंड करने का। 3 प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग मैं जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, और अपने देश में मुझे लगता है जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 91 में था, तो तब मैंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद मैंने देखा नहीं कहीं, और स्टेट में तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ किसी स्टेट में, और इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से, आपको और आपके जितने भी साथी हैं, 2 तो यहीं बैठे हैं, मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई। नेहरू जी के बारे में ये कहा जाता है बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होकर जब किसी फॉरेन ने इंटरव्यू करते करते उनसे पूछा कि आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, कहा मैं उतना ही पढ़ा लिखा हूँ जितना एक छोटा बच्चा 3-4 साल का दरिया के किनारे या समंदर के किनारे पत्थरों से, गिट्टियों से खेलता है, उतना ही मेरा नॉलेज है। मतलब मैं भी सीख रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं कि जिस देश का इतना विद्वान प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं भी अभी उतना ही नॉलेज हूँ जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को पत्थर गिनता दरिया के किनारे। तो इतना जानकारी होना ये किसी के पास नहीं। तो हमें भी पार्लियामेंट के जरिए, और ये सीपीए एक ऐसा फोरम है कि जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अरसे शुरुआत तो इसकी 1911 में हुई और 1948 में से तो फिर कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने इसको टेकअप किया। लेकिन इसका बुनियादी अर्थ क्या है, सीपीए का काम क्या है, किसको ये मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और हमको भी? टू सपोर्ट गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार, हुकूमत कैसे, एक अच्छा प्रशासन कैसे चले। दूसरा है लोकतंत्र को कैसे बल मिले, और तीसरा ह्यूमन राइट्स किस तरह से कम हो जाए। तो आज आपका जो सब्जेक्ट है संसदीय लोकतंत्र,
तो इसकी इन 3 शब्दों में आता है। गुड गवर्नेंस तो हमारे लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का हिस्सा होगा, और डेमोक्रेसी तो इसका एक लक्ष्य है, उसको आगे चलाना। लोकतंत्र क्या है? अब ये आज गांव में भी आप जाएंगे तो वो कहेंगे अरे लोकतंत्र नहीं है, मुझे अपनी आवाज़ मैं क्यों नहीं दे सकता, मैं गालियां क्यों नहीं दे सकता, इसमें भी लोकतंत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को थप्पड़ मारना हो तो लोग कहते हैं ये भी लोकतंत्र में शामिल है। लेकिन लोकतंत्र बुनियादी शब्द कहाँ से आया? ये ग्रीक से आया, बहुत साल पहले। और ग्रीक में डेमोस का मतलब है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ग्रीक में डेमोस से बन गया बाद में डेमोक्रेसी, लेकिन उसका मतलब क्या है? लोकतंत्र। और क्राटोस का मतलब है पावर, तो लोगों की पावर। और एरिस्टोटल ने 4वीं सदी में, आज 21वीं सदी, तो हम समझते हैं कि शायद हमने इन्वेंट किया है। अभी बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया तो बस अभी ये 52 से आ गया। नहीं, एरिस्टोटल ने 4वीं सदी में इसका कंसेप्ट बनाया। और क्या कंसेप्ट था उसका? कि कैसे एक अच्छी गवर्नेंस के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्या है वो? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का मतलब है पार्लियामेंट। हमारे तो यहाँ असेंबली और पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन कई कंट्रीज में जनरल असेंबली कहते हैं, पार्लियामेंट नहीं कहते हैं। लेकिन उसका मतलब है कि फेडरल सिस्टम। तो अरिस्टोटल ने उस वक्त 4वीं सदी में पार्लियामेंट कहा, जिसको हम जनरल असेंबली कहेंगे। और पब्लिक ऑफिस जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जुडिशरी तब भी था, आज भी था। तो उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सपना 4वीं सदी में एरिस्टोटल ने देखा। उसके बाद कई साल बाद दूसरे एक फ्रेंच जज और हिस्टोरियन भी थे और पॉलिटिकल फिलासफर भी थे, ये भी फ्रेंच थे, मॉन्टेस्क्यू। इसने उसको और आगे बढ़ाया। और जॉन लेके, जो कि इंग्लिश फिलासफर था, इसने और इसको आगे बढ़ाया। और आज जाके हम 21वीं सदी में इसका पूरी दुनिया इसका लाभ उठा रही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हुई है। जैसे एवोल्यूशन होता, जैसे हम पहले कहते थे कि आज से सदियों साल पहले कैसे था, हमने बंदर्स को अपने एंसेस्टर्स मानते थे, एवोल्यूशन हुआ, कैसे बना, कई चीज़ें हैं। या कहीं साइंस में हम कहते हैं कि कहाँ से कहाँ चीज़ बन गई और आज कहाँ पहुँच गई। तो हर पीरियड में कोई न कोई रिफॉर्म होते हैं, साइंटिफिक रिफॉर्म होते हैं। तो ये 4वीं सदी से लेकर डेमोक्रेसी, जिसके अंदर जुडिशरी भी आती थी, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी आती थी, जिसके अंदर लेजिस्लेशन भी आती थी, आज हम एक ऐसे फॉर्म पे पहुंच गए हैं। और कभी कभी लगता है कि इसमें भी और अभी परिवर्तन लाने की जरूरत। आगे जाके मैं बोलूंगा कि किस तरह से ओवरलैपिंग है हमारे यहाँ। और इस ओवरलैपिंग को बचाने के लिए 3 स्टोन हैं हमारे बड़े स्टोन जमहूरियत के, लोकतंत्र के। एक तो लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा एग्जीक्यूटिव हो गया, तीसरी जुडिशरी हुई, और चौथा हम जनरली कहते हैं कि चौथा पिलर जो है, लेकिन 3 तो डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन,
लेकिन चौथा पिलर हम मीडिया को भी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। तो इनको तीन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इनको अलग अलग पावर्स, जुडिशरी की अपनी पावर है, लेजिस्लेचर की अपनी पावर है, और एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है। जुडिशरी तो हमारे तीन हिस्से हैं ही हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स। लेकिन एग्जीक्यूटिव में हमारे दो हिस्से। बहुत सारे लोग समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज ऑफिसर, नहीं। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं, ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव का हिस्सा। तो हम ये मिलाकर एग्जीक्यूटिव बनते हैं। और लेजिस्लेचर तीसरा है। लेजिस्लेचर का मतलब है हम सिर्फ, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हो या एमएलएज हो, हम अलग हैं। अब लेजिस्लेचर में भी दो है, मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी है, लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, तो ओवरलैपिंग है इसमें। लेकिन तीनों चीजें अलग अलग हों और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आगे बढ़े, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि कोई भी एक ताकत एक के हाथ में न रहे, न लेजिस्लेचर के हाथ में रहे। कल हम सब कानून ऐसा बनाएं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही सब अस्पताल बने, कॉलेज बने, और जो बेचारा है नहीं यहां उसका कुछ नहीं बने। तो अगर ऐसा करेगा तो कोर्ट उसको स्ट्रक ऑफ कर देगी। तो इसलिए वो हमें पूरी ताकत हम में भी नहीं। कल को जुडिशरी ऐसा कहे कि जो उसको पसंद नहीं है उसको लटका दे फांसी पे, और नहीं, लेकिन नहीं, वो हम करने नहीं देंगे। हाँ, वो बिल लाएंगे, कानून लाएंगे, उसको विधानसभा में, पार्लियामेंट में रद्द कर देंगे। तो इसलिए सेपरेशन पावर है कि कोई भी ऐसा, तीनों में से कोई भी एक ऐसा कदम न उठाए जो इरेशनल हो और आर्बिट्रेरी हो और स्टेट के खिलाफ, लोगों के खिलाफ। सेपरेशन ऑफ पावर के क्या मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरी इंस्टीट्यूशन में दखल न दे। लेजिस्लेचर्स अपना काम करें, कानून पास करें, जुडिशरी अपना काम करे, और एक दूसरे में हम बिल्कुल दखल न दें। अब बुनियादी प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है, डॉक्ट्रीन क्या है हमारे देश की इस बंटवारे, करप्शन को रोकना, कुंभा परवरी जिसको हम नेपोटिज्म बोलते हैं उसको रोकना, और गलत ताकत का इस्तेमाल इसको रोकना। इसीलिए तीनों चीजें हैं कि हम तीनों में से कोई भी अपनी ताकत का गलत प्रयोग न करें, उसको देश के लिए करें, जनता के लिए, न कि उसको अपनी ताकत के लिए। तो ये तीनों जब विंग अलग अलग काम करते हैं तो उससे क्या होती है कि डेमोक्रेसी बनती है और ऑटोक्रेसी नजदीक नहीं आने देते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब है एक व्यक्ति का या एक विंग का राज नहीं चलेगा, बल्कि सबका राज चलेगा मिलके, जो देश के हित में होगी। फिर सबकी इसमें से क्या होगा, इंडिविजुअल लिबर्टी, हर किसी आदमी को अपनी आज़ादी का हक मिलेगा और शेयर मिलेगा, और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी जो सबके लिए काम करेगी, और जुडिशरी की भी उसमें इंडिपेंडेंस रहेगी और लेजिस्लेचर की भी उसमें आज़ादी रहेगी। ना आपने, स्पीकर साहब ने यहाँ बताया कि लेजिस्लेचर
सबसे बेचारा आज के वक्त में मैं सोचता हूं बड़ा मजलूम है। मजलूम समझते हैं? लाचार लाचार है। दुनिया में बहुत सारी सर्वेज हुई एमपीज की, जहां जहां भी लोकतंत्र है, जिसमें अलग अलग लोगों ने भाग लिया है एमपीज में, लेजिस्लेचर में, 600, 700 अलग अलग देश के, किसी के 20, किसी के 10, किसी के 15, किसी देश में, और अलग अलग उसमें जो सर्वे आए, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें सर्वे आया है कि हमारा काम 70% लोगों ने कहा है हमारा काम सिर्फ कानून बनाना। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कानून बनाने की पहली जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून की उस जो हमने बनाया उसकी व्याख्या कर सकता, लेकिन वो कानून नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुकूमत कर सकते हैं, कैबिनेट हुकूमत कर सकती है, लेकिन कानून नहीं बना सकती। तो कानून कौन बना सकता है? सिर्फ लेजिस्लेचर बना सकता है, पार्लियामेंट और विधानसभा ही कानून बना सकती। इसलिए इन तीनों में भी कभी कभी बात जाता है कि नंबर 1 कौन है। तो यह भी कहा जाता है कि जहां हम कहते हैं बराबर है, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बराबर में भी एक बड़ा है। कभी कभी हम कहते हैं कोलोकियल लैंग्वेज में, न रहेगी इसको बांस न गए बजेगी बंसरी। तो वही है, अगर लेजिस्लेचर नहीं होगा तो न एग्जीक्यूटिव रहेगी और न ही सुप्रीम कोर्ट रहेगा। क्योंकि कानून हम बनाते हैं तो उसी कानून को तो एग्जीक्यूटिव लागू करती है, जो हम कानून बनाते हैं उसी की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा, क्या पढ़ के बताएगा क्या ठीक है क्या नहीं है, किसको कोर्ट करेगा? अगर हम कानून, आप और हम पार्लियामेंट और विधानसभा में कानून नहीं बनाएंगे तो एग्जीक्यूटिव क्या लागू करेगी? कुछ नहीं है उसके पास लागू करने के। तो इसलिए जो बुनियादी, जो इन 3 पिलर्स में से जो बड़ा पिलर है, फाउंडेशन में जो सबसे ज्यादा नीचे गहरा है, बाकी तो उसके ऊपर इमारतें हैं, वो है हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर हम पार्लियामेंट को भी कहते हैं, लेजिस्लेचर हम विधानसभा को भी कहते हैं, जो लेजिस्लेट करे, जो कानून बनाए। अब जो इंटरनेशनल लेवल पे सर्वेज हुई, कौन कहता है 70% सिर्फ कानून, हमारा कानून है और कोई लेना देना नहीं, बाकी कुछ है, कॉन्स्टिट्यूंसी बीच में चक्कर एक चलाओ, एक पार्टी वार्टी सबको खिलाओ और दूसरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक शब्द कुछ बोल दो। ये वो देश बोलते हैं, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनके देश में 200 साल 300 साल पहले लोकतंत्र आया है। रिच कंट्रीज भी हैं, पढ़े लिखे हमसे बहुत साल पहले है। वहां सड़क की कोई, अमेरिका में अगर जाओ तो वो सड़क बनाने की प्रॉब्लम के लिए कोई नहीं आएगा। ब्रिटेन में जाओ, जर्मनी में जाओ, फ्रांस में जाओ, आपको पानी का नल लगाने के लिए कोई सिफारिश नहीं करेगा, या कुआं खोदने के लिए कोई सिफारिश नहीं करेगा, कॉलेज बनाने के लिए कोई नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी स्कूल बनाने के लिए नहीं करेगा, हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं कोई करेगा, क्योंकि ये तमाम चीजें प्राप्त हैं, वहां मौजूद हैं। हम साल साल, कई हजार साल गुलाम रहे, और उस गुलामी तो एक सीरत थी ही थी, लेकिन उसमें जो हमारी संपत्ति थी वो भी ले गए साथ। अब हमें 2 चीजें जोड़ना, एक तो 70 साल की आजादी और यहां रखा कुछ नहीं, पेड़ पौधों और जमीन के बगैर, बाकी जो चीजें थी वो ले गए। तो वो देश जिनके पास ये तमाम चीजें पर्याप्त हैं पहले से, तो उनका सिर्फ काम है कानून बनाना।
आप जाएंगे लंदन अमेरिका, मुझे बहुत जान इनका मंत्रियों के साथ, इवन रशिया, उनके ऑफिस में, पार्टी ऑफिस के मंत्रियों के ऑफिस में जाने का अवसर हुआ। और मैं पूछता हूं, क्योंकि संगठन से आया हूं, तो मैं पूछता हूं आप लोगों से कब मिलते हैं? कहा लोग आते ही नहीं। और हम हिंदुस्तान में पूछें तो कहेंगे कि आज तक ऐसा मौका ही नहीं है कि जब लोग नहीं आए हों। तो कितना अंतर है। लेकिन अगर हमारे देश में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में, यहां पूछेंगे कि एमएलए का क्या काम है, लेजिस्लेचर का, वो कहेंगे 99% तो इसका काम है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी देखना, हमारी सड़क देखना, हमारी बिजली देखना, हमारे पानी देखना, हमारा स्कूल देखना, हमारा अस्पताल देखना, हमारी सिफारिश करना एसएचओ के पास, बीडीओ के पास, एसपी के पास, डीसी के पास। तो कितना फर्क है लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। अमेरिकन डेमोक्रेसी भी है, इंडियन डेमोक्रेसी भी है, ब्रिटेन डेमोक्रेसी भी है, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी भी है, जर्मन डेमोक्रेसी भी है, तो नेपाल की डेमोक्रेसी भी। लेकिन लेजिस्लेचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए जो हमारा लेजिस्लेचर है, इसकी बहुत ये बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। हम भुगत चुके हैं इतने 40-42 साल से। आप में से आप यहाँ मौजूद है, विपक्ष में हो और इसमें कोई फर्क नहीं, लेजिस्लेचर काम एक ही करते हैं। फर्क इतना होता है जब सत्ता में आते हैं तो थोड़ा सत्ता वाला काम करने वाले आते हैं, लेकिन विपक्ष में भी उतना काम कराने आते हैं। वो कहते हैं आप मंत्री रह चुके हैं। अब इस कोविड में एक बड़ी इससे लगती हुई बात कहूँगा, अब जब हमारा लास्ट कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन कोविड में मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्री के कम रश होगा, क्योंकि बिजी था, मेरे ज़्यादा था। क्या आप स्वास्थ्य मंत्री हैं? कोई चेन्नई फ़ोन कर रहा है, कोई बम्बई वाला फ़ोन कर रहा है, जितने भी जानने पहचानने वाले, चाहे वो किसी पार्टी के, हमारा हॉस्पिटल में इलाज कराइए। तो यहाँ लोग वो सत्ता और न सत्ता नहीं देखते हैं। आप कुछ हैं एमएलए या आप रहे हैं मंत्री, किसी विभाग के रहेंगे तो वो विभाग आपको मरने के बाद ही छोड़ेगा, तब तक नहीं छोड़ेगा। आप उसमें रहे, वो अफसर आपके पास था, वो आपके पास छोटा ऑफिसर था, वो सेक्रेटरी बन गया है, वो चाहे हमको भूल गया है, लेकिन लोग भूलने नहीं देंगे। तो ये हमारी एक दुविधा है, हमारी इस परेशानी है हमारे इस लोकतंत्र में जो सिस्टम है, और जिस लोकतंत्र में हमारा लेजिस्लेचर या हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो काम करता है। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको लेजिस्लेचर उसको कैसे निपटाए। ये काम कभी ख़त्म होंगे नहीं। लेजिस्लेचर बहुत होते हैं, हजारों नहीं आज तक, अगर लाखों नहीं कहो मैं, क्योंकि रिपीट भी होते हैं, पूरे देश में लाखों होंगे विधानसभाओं और, लेकिन लोग कितनों को याद रखते हैं? बहुत कम लोगों को याद रखते हैं। इसलिए मैं थोड़ा कुछ अपने अनुभव से बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ है कि हम एक दूसरे को सिर्फ सदन में और सदन से बाहर लेजिस्लेचर समझे। अगर हमने लेजिस्लेचर को सिर्फ लेजिस्लेचर समझ लिया तो हमारी 90% परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस सदन में कौन बीजेपी वाला है, कौन कांग्रेस है, कौन इंडिपेंडेंट है, कोई पता नहीं चलता। मेरे बाहर से मुझे नहीं पता चलता, और होना ऐसा ही चाहिए।
हमारे जो झगड़े होते हैं वो इलेक्शन के वक्त दिखने चाहिए, और कभी कभी इलेक्शन में भी नहीं दिखते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था कुछ साल पहले, 2-3 दफा यहाँ का मैं इंचार्ज रहा हूँ, शेखावत जी के वक्त में भी रहा हूँ जो मुख्यमंत्री थे। तो शेखावत जी एयरपोर्ट में मिले, हेलीपैड पे यहाँ। उनको भी कहीं जाना था और मुझे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जाना था। तो शेखावत जी ने कहा कि भाई आज तुम अच्छा हुआ कि यहाँ मिल गए, तो वहाँ जा रहे हो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैंने अपने एक वर्कर को बताया है जो पहचानता है तो वो हेलीकॉप्टर में तुम्हारा लिए खाना छोड़ जाए। अरे तुम तो गोश्त खाने वाले हो कश्मीरी, तो वहाँ कहाँ मिलेगा। तो ये इस तरह से, और मैं जाने वाला था उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के खिलाफ बोलने वाला। मैं गया और बोला, उनकी तारीफ भी की कि बहुत बड़े लीडर हैं, ठीक है हमारा उतना बड़ा लीडर नहीं है यहाँ, लेकिन चूंकि वो अलग पार्टी है, मेरी अलग पार्टी है, मैं अपने पार्टी के लिए वोट मांगने आया। लेकिन हमने खाली वोट तक रखा। मेरा अपना अनुभव है जिंदगी का। 77 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था विधानसभा का, और लड़ाई हजारों हैं। मैंने आज तक न अपने इलेक्शन में, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, या जो हजारों या लाखों शायद पब्लिक मीटिंग कुछ की है मैंने कंट्री में, अपनी पार्टी का 100% स्टेट हूँ और यूटीज का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ पिछले 35 साल में। मैंने कभी विपक्ष के कैंडिडेट का नाम नहीं पूछा, क्योंकि मुझे उसके बारे में बोलना ही नहीं है। इनमें से बहुत सारे हमारे साथी हैं, पूछे। मैं जब इनके कैंपेन किया हूं कई दफा, जैसलमेर में भी, यहाँ कोटा में, मैंने कभी नहीं पूछा है कि आपका विपक्ष कौन है, क्योंकि मुझे उसके खिलाफ नहीं बोलना। जैसा मेरा पार्टी कैंडिडेट है वो अपनी पार्टी का, उसका क्यों, उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा। मैं वो बोलूंगा भाई हमने ये करना है। तो ये अगर हम परिवर्तन, राजनीति में परिवर्तन ला पाएंगे तो मेरे ख्याल में लोकतंत्र सफल हो जाएगा। डेमोक्रेसी, जो रियल डेमोक्रेसी है वो सफल हो जाएगी। जो हमारी बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। कई टिप्स नहीं बताऊंगा यहां ना, बड़ा मुश्किल होगा। वो सिर्फ एक आदमी को मैंने जिंदगी में बताया है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी 91 से 96 तक लीडर अपोजिशन रहे, और मैं 91 से 96 तक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। और हमारे प्रधानमंत्री जी राव साहब थे, वो कहता भाई मुझसे कभी नहीं पूछना, जो सरकार की तरफ से, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और कोलिशन नहीं थी किसी के साथ, और किसी के अलाई भी नहीं था, 25 आदमी हम कम थे। तो वो 5 साल हम 2 आदमियों ने चलाया, सरकार की तरफ मैं और विपक्ष की तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसका ये होता था कि मैं हर अल्टरनेट दिन वो मेरे कमरे में खाना खाएं। मैं उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन प्यार कैबिनेट मिनिस्टर था, और हर तीसरे दिन में उनके खाना खाता था। इस तरह के संबंध, और मिलके हम करते थे। जो आपने विपक्ष के नेता ने बताया कि जो आपकी अच्छी बात है हम उसको मंजूर करेंगे, और जो हमारा अच्छा कानून है आप उसको समर्थन करेंगे। ये बॉटम लाइन थी। उसका परिणाम क्या हुआ? जब वो प्रधानमंत्री बने तो शायद मैं ये कह सकता हूं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला टेलीफोन उन्होंने मुझे किया। अब सरकार उनकी थी, मैं तो विपक्ष में था। कहा मैं मदन लाल खुराना को भेज रहा हूं। मदन लाल खुराना चीफ विप थे उस वक्त जब वो लीडर अपोजिशन थे।
भेज रहा हूं, इसको मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स दे रहा हूं, अभी पोर्टफोलियो अनाउंस नहीं हुआ है। तो कहा इसको जरा समझाइए कैसा चलाना है, पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं कहा अच्छा मुझसे ही चाहते हो। तो आए खुदानंद जी आए, अब जो मुझे बताना था वो बता दिया, लेकिन एक विश्वास की बात होती कि उनको विश्वास था कि मैं उनको बताऊंगा और बचा लेने के लिए स्कीम करूं, क्योंकि पहला उनकी सरकार नहीं चल पाई थी, 13 दिन की ही चली थी। तो ये अगर हम अभी भी कुछ तरह के थोड़े बहुत हमारे माहौल था ऐसा, लोगों ने उसको अलग अलग समझा कि मैं बीजेपी जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन उन संबंधों को लोग जो विपक्ष के नेता या प्राइम मिनिस्टर या विपक्ष के नेता या लीडर ऑफ द हाउस के बीच में होते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, लोग उसको अपना अपना निकालते हैं, लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही ड्रामा होगा, इधर वाले इधर पत्थर फेंकेंगे, इधर पत्थर फेंकेंगे। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपनी भावना तो समझते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जिस 130 करोड़ लोगों ने, चाहे वोटर उसके आधे ही हों, लेकिन रिप्रेजेंट तो हम उनको भी 1 साल वाले को, 2 साल वाले, 6 महीने वाले के लिए भी तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसी हेल्थ मिनिस्ट्री में हमने कितने पैदा होने से पहले ही उसका कार्यक्रम बनाते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। और हमारी यहाँ बहन वो 9.5 लाख थी जब मैंने मिनिस्ट्री छोड़ी थी, आशाएं 5 लाख नहीं, मतलब गर्भवती अभी वो है, लेकिन हमने दाया का बंदोबस्त किया, उसके आशा जाएगी, उसको दवाई भी देगी, आयरन फॉलिक एसिड भी देगी, हर तीसरे महीने के बाद 3 दफा, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा 3 दफा उसको डॉक्टर को भी दिखाएगी। तो हम उनके भी प्रतिनिधि हैं जो पैदा नहीं हुए भाई। और 3 करोड़ हमारी बहनें, बहू, बेटियां हर साल 3 करोड़ गर्भवती रहती हैं। तो उन बच्चों का भी जो अभी पैदा नहीं होते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी सरकारें और लेजिस्लेचर हम सब जो प्रतिनिधि है लेते हैं। तो हम उस 130 करोड़ की तरह नहीं देखते हैं, हम माननीय स्पीकर साहब ये 7 करोड़ की तरफ जो राजस्थान के, इनकी तरफ नहीं देखते हैं कि उन्होंने हमें यहां भेजा है। चाहे हमारे मैंडेट संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दिया, ये कानून बनाने का, लेकिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। उनमें से 90% को मालूम नहीं है कि उनको कानून बनाने के लिए हमें मैंडेट है। उन 90% लोगों को मालूम है कि हमें हमारा काम, हमारी सड़क, हमारी बिजली, हमारे पानी, हमारे रोजगार, हमारी नौकरी, अस्पताल के लिए बनाया है। उस वक्त हम भूल जाते हैं, अच्छा हमें अपनी तरफ, उसकी तरफ ध्यान देना। एक अच्छा लेजिस्लेचर के लिए कुछ मैं बात बताऊंगा जो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लेजिस्लेचर को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होगा। ये एक लोकतंत्र में ये लेजिस्लेचर को ही एक फोरम मिला है, ये किसी को फोरम नहीं मिला। ये एग्जीक्यूटिव को फोरम नहीं मिला है, ये जज को फोरम नहीं मिला है, ये राष्ट्रपति को फोरम नहीं मिला है, ये प्राइम मिनिस्टर से नीचे मिला है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर भी है और लेजिस्लेचर के नाते वो एग्जीक्यूटिव में है। हमारे देश में एक तो मेहनत करनी है और डिग्निटी ऑफ द हाउस, ये बहुत जरूरी है। जो अपने इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी नहीं रखता, वो अपनी डिग्निटी नहीं रख सकता। जहां हम काम करें, हम पार्लियामेंट में करें, विधानसभा में करें, हम स्कूल कॉलेज में करें, हम अस्पताल में करें, तो अगर हम उस इंस्टीट्यूशन जिसमें हम काम करते हैं, हम उसका आदर नहीं करें, उसकी डिग्निटी नहीं रखेंगे, उसका मान सम्मान नहीं रखेंगे, तो हम अपना मान सम्मान नहीं रख सकते, न हमारा कोई मान सम्मान करेगा। ये एक बहुत
दूसरा, रूल्स पढ़ना। आप क्रिकेट में जाएंगे, मेरा जैसा जिसको एबीसी नहीं आता क्रिकेट, तो पता नहीं सर पे लगेगी, टांग पे लगेगी, और नहीं भी लगेगी तो कहाँ छू किसको जाएगा तो कहेंगे आउट। तो इसलिए रूल्स अपोजिशन को भी, रूलिंग पार्टी को एज ए लेजिस्लेचर रूल्स की जानकारी होना। और अच्छी बात कौन बोलता है, वो विपक्ष वाला बोलता है या सरकार? इसको आपको सरकार से अगर अच्छी कोई स्पीकर से अच्छी बात है, सीखो उससे। अगर विपक्ष वाला कोई अच्छी बात करता तो उससे सीखो। उसमें कभी ये मत मानो कि वो विपक्ष का है, ये सत्ताधारी पार्टी का है तो मैं उससे नहीं सीखूंगा। वो सीखना जरूरी है, क्योंकि लेजिस्लेचर के दो काम हैं, और कामों के अलावा एक और काम, लेजिस्लेचर कानून बनाना, और यहां जो मैंने बताया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम देखना। एक तीसरा काम है, लेजिस्लेचर इज ऑल्सो ए टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, अल्टीमेटली उसके जो शब्द लिखता है वो तो लॉ मिनिस्ट्री और लॉ सेक्रेटरीज बनाते हैं, वो तो एमएलएज को भी नहीं पता होता है। पहले वो लॉ मिनिस्टर या जो भी कानून लाएगा मंत्री, वो भी अपने सीखता है, उस मंत्री को भी नहीं कर, उसने तो एक आइडिया होता है लेकिन उसके पेच दाव वो मालूम नहीं होता है, इंप्लीमेंटेशन। तो एक जो मिनिस्टर होता है जिसको लॉ वाला सिखाता है, वो फिर सदन को सिखाता है। फिर ये एमएलएज का काम है हम पब्लिक को सिखाएं, तो वहां टीचर हम बन जाते हैं। कोई भी वाटर सप्लाई की स्कीम हो, एजुकेशन की स्कीम हो, हेल्थ की स्कीम हो, कितनी स्कीमें हैं, कितने हमारे लोगों को उसका अर्थ मालूम है, कोई मालूम नहीं है। तो वहां हमें टीचर का काम करना है, लेजिस्लेचर को। लेकिन लेजिस्लेचर टीचर तब बनेगा जब खुद समझ लिया होगा मंत्री बोलने के वक्त। मैंने ये भी देखा है, जब तक मंत्री बोलते हैं अपनी किसी स्कीम के बारे में, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, 1/4 मेंबर भी नहीं होते हैं, और जो नहीं रहा वो वंचित रह गया। और किसी की जो एक्टिव है, जिसकी समझ आया तो वो बात करता था, नहीं अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा, तो वो उस मंत्री को समझाना है। तो एक अच्छा टीचर के लिए, अपनी कॉन्शियंस के लिए और पब्लिक के लिए उस स्कीम के बारे में पहले आपको खुद स्टूडेंट बनना होगा, और फिर आप अच्छे टीचर उसके होंगे, और लोग फिर उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। वरना वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगी जिस चंद लोगों को उस स्कीम का मालूम होगा, जानकारी होगा। हमारी कई बेनिफिशियल स्कीमें आज भी हैं, पुरानी सरकारों की, नई सरकारों, जो भी सरकार आती हैं, मैं नहीं समझता हूं कि 1/4 लोग भी उसका लाभ उठा पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। फिर लोगों का ट्रस्ट हासिल करना। ये बेन फ्रैंकलिन था, ये अमेरिका का, इसके 1927 में सबसे पहला आदमी था जिसके दुनिया में, अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टोर थे। ये कोई फिलासफर वगैरह नहीं था, स्टोर्स। तो उसको बड़ी दिक्कत थी, ये स्टोर कैसे, तो उसने ये आजाद किया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम स्कूल में आज पढ़ते हैं, लेकिन ये 1927 की बात है, उसने तब कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले हमको इस ऑनेस्टी और बेस्ट पॉलिसी रखना एक लेजिस्लेचर के लिए ज़रूरी है। और जिसने ये लोगों में विश्वास किया कि ये बड़ा ऑनेस्ट है, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये रेपुटेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष और रूलिंग पार्टी की एक वर्किंग रिलेशनशिप हो। आप इतनी अंडरस्टैंडिंग हो आपके बीच में, विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में, कि अगर कोई अच्छा काम हो तो आपको समर्थन मिलेगा। लेकिन इतनी दूरियां अगर खींचेंगे तो अच्छे काम को भी कोई समर्थन नहीं मिलेगा। ये दोनों तरफ से हो सकता है।
तो एक वर्किंग रिलेशन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे पूरा विश्वास कि जो सब्जेक्ट जोशी साहब ने चुने हैं और आप वाइस प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ मौजूद हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारे दूसरे लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी बाकी स्टेट के। बल्कि मैं चाहता कि आप लोगों को दूसरे स्पीकर भी बुलाने चाहिए थे और यहाँ से एक ऊर्जा और एक नया सब्जेक्ट आने के बाद ले जाते। और इसको हमने, अगर आप लीड लें तो आपको इसको डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहिए। उनकी भी एक अलग, अब ज़िला परिषद की अलग है जहाँ उनकी भी यही परेशानियाँ। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इस लोकतंत्र में जहाँ हम सब ने सर्वाइव होना है, जुडिशरी ने भी सर्वाइव होना है, एग्जीक्यूटिव ने भी सर्वाइव होना है, लेजिस्लेचर का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि हमने कानून बनाने हैं जो सुप्रीम कोर्ट उनका इस्तेमाल कर सकती है, उससे न्याय दे सकती है। एग्जीक्यूटिव बनाएं जिससे वो लोगों के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी अपने देखना है। एक चीज़ इसमें लेजिस्लेचर के सारे काम में एक चीज़ का कत्ल होता है, वो कत्ल हो जाता है हमारी जो प्राइवेसी है। ये प्राइवेसी जजेस को है, ये प्राइवेसी एग्जीक्यूटिव को है, लेकिन ये प्राइवेसी एग्जीक्यूटिव के उस अंग को नहीं है जो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है, और लेजिस्लेचर को नहीं। प्राइवेसी का मेरा मतलब नहीं है कोई चोरी छुपे किसी से बात करना। प्राइवेसी का मतलब हमारी फैमिली आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, वो हम छोड़ जाते हैं और उसका आज हम परिणाम आज देखते हैं। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे दिल्ली में ही, और दोनों बच्चों की ग्रेजुएशन तक में उनके स्कूल सिर्फ एक दफ़ा गया हो। एक बच्ची की तो जा ही नहीं पाया, बच्चे के। और वो भी किसी ने कहा अरे तुम्हारे पापा जैसे लगते हैं। मेरे नहीं, वो कहाँ आएंगे, वो नहीं है, तो था मैं ही। तो ये हमसे जो छूट जाता है, परिवार जो छूट जाता है, वो आज जब हम ऊपर हो जाते हैं, 70s में आ जाते हैं, 60s में आते हैं, और बच्चे पूछते हैं आपको तो हमारा पता ही नहीं, हम किस स्कूल में गए थे, आप ज़रा बताओ, आपने हमें तो पता ही नहीं। अब बड़े हो गए तो आप क्लेम करते हो मेरे बच्चे, लेकिन जब हम छोटे थे हमको लेने तो नहीं आए, हम स्कूल छोड़ने तो नहीं आए, हमको सैर करने तो नहीं लाए। तो मेरे ख्याल में इस भागा दौड़ी के ज़माने में, जहाँ मैं अपने तजर्बे से कहूँगा कि आप हमने 20 घंटे काम करते तो देखा है खुद। 2 डिपार्टमेंट ऐसे रहे मेरी ज़िंदगी में जिसमें मैं 18 घंटे तो पूरा, एक चीफ मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री, 18 घंटे से 1 सेकंड भी नहीं, और 3 खाने के लिए सिर्फ 15-15 मिनट रखे थे। लेकिन वो उस वक़्त वाह हो जाएगी, कोई भूलता नहीं, अल्टीमेटली फैमिली रहती। तो हम कितना भी काम करें, वो काम करें, लेकिन साथ में अपनी फैमिली और बच्चे और दोस्त, इनको भी बीच में याद करें। और मैं अपनी तरफ से आपको, अध्यक्ष जी को बहुत 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 बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको जब मैं जनरल सेक्रेटरी यहाँ होता था इंचार्ज, तो तब आप मंत्री थे। मुझे याद है एजुकेशन, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो तब से देखा हूँ आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और फिर केंद्रीय सरकार में हम केंद्रीय मंत्री इकट्ठे भी रहे, तब भी देखिए आपकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी और आपका स्वभाव मैं हमेशा उससे प्रभावित रहा हूँ। और लीडर अपोजिशन साहब को तो जानता हूँ, उनका प्रभाव से भी। अच्छे आदमी हर
हर पार्टी में, देश में अच्छे आदमी की कोई कमी नहीं है। तो उन अच्छे आदमी की कदर करनी चाहिए और उन जैसा बनने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। अच्छे लेजिस्लेचर की कमी नहीं है, अच्छा लेजिस्लेचर बनने की हमने प्रयास करना है। ईमानदारों की कमी नहीं है, उन जैसा बनने का हमें प्रयास करना है। तो ये अगर हम अपने समाज में कुछ परिवर्तन ले पाएं तो इस लोकतंत्र में जो लेजिस्लेचर का रोल है, हमें खुद एक मॉडल बनना चाहिए, तब हम लोगों से अपेक्षा करेंगे कि वो भी एक रोल मॉडल। लेकिन अगर हम खुद डकैतियाँ करें, चोरियाँ करें, रिश्वतें करें, करप्शन करें और दो कहें, हम भाषण दे दें कि बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहे, तो वो चलना चाहिए। आज गांधी जी ने तो अपना सब कुछ बदल दिया, तो वही तो इसीलिए तो वो फादर ऑफ द नेशन बन गए। उन्होंने खाली भाषण नहीं किए और अपने आप को वैसा ही रखा। वो भी बैरिस्टर थे, वो भी टाई लगाने वाले थे, वो भी पैंट लगाने वाले थे, वो भी बो पहनने वाले थे यहाँ, लेकिन बो से वो कहाँ पहुँच गए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को रोल मॉडल बनाया और फिर इतने करोड़ों लोगों को, तब के करोड़ों, तब जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलाकर इतने करोड़ अगर किसी के पीछे चले जाएं तो कोई पागल नहीं है। इतने करोड़ों लोग के एक आदमी जिनके बदन पे पूरे कपड़े भी न हों तो चलें, क्योंकि सच इंसान रोल मॉडल। तो हम सब अगर यही प्रयास करें कि हम रोल मॉडल बने और हम अपनी 75वीं जो हमारी आज़ादी की मना रहे हैं, इसमें तो हम अगर सब एक प्रयास करें कि इस एक साल में हम सब अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे जिसमें हम सब नज़दीक आ जाएंगे और अपने आप में एक परिवर्तन लाएंगे। लोकतंत्र क्या है और लेजिस्लेचर का उसमें क्या रोल है, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन इस 75वें साल में उन फ्रीडम फाइटर्स को होगा और फादर ऑफ द नेशन को होगा और उन लाखों करोड़ों लोगों को होगा, किसानों, मजदूरों और युवकों ने जिन्होंने ये आज़ाद भारत का सपना देखा था। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।